मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के शानदार वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2026 8 जून फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए सारे के सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। और ये वीडियो शानदार रहने वाला है। हम सारे के सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे सॉल्यूशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। पेपर बहुत ही बैलेंस था, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, अनलाइक यूपीएसआई, तो एक अच्छी बात है कट ऑफ के लिए स्पेशली। और फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तीन क्रमागत क्रम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ थ्री कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो तीन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है हमारे और हमें फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे आसान तरीका क्या है? एक सिंपल एग्जांपल ले लो, हमने लिए 2 4 एंड 6, 2 4 और 6। अब इनका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आ जाएगा 2। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर तीन कॉन्स्टेंट नंबर्स लिए, तीन लगातार नंबर लिए, तो किसी भी केस में सारे के सारे नंबर हमारे चार के मल्टीपल हो नहीं सकते, तो हमारा आंसर 2 होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर का है, रोम्बस है हमारा, जिसमें एक डायगोनल हमारा 40 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल हमारा पहले डायगोनल के आधे से 22 सेंटीमीटर ज्यादा है। ओके, तो दिस इज सम चतुर्भुज रोम्बस है, यानी कि सारी की सारी साइड्स इक्वल है। और अगर सारी साइड्स हमारी इक्वल है तो जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, इजंट इट? और फिर हमारा एक डायगोनल 40 सेंटीमीटर का, 40 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये 40 सेंटीमीटर का है, तो उसे कितना पार्ट देखें, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो आधा डायगोनल हो जाएगा 20 का। और सिमिलरली पूरा जो दूसरा डायगोनल है हमारा, उसका लेंथ क्या दिया है? तो पहले के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि पहले का आधा कितना हुआ? आधा हुआ 20, और 20 प्लस 22 यानी कि दूसरा हुआ 42 का, 42 का पूरा हुआ तो हाफ हो जाएगा 21 का। और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है, उस ट्रायंगल का हमें जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वही हमारी एक भुजा की लंबाई होगी। तो भुजा की लंबाई ही पूछ रहा है, तो 20 और 21 में तीसरी भुजा क्या होगी? 29 होगी। या इसका लेंथ क्या हो जाएगा? हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। है कि हाथों में बन रहा है 3 20 21 29 का, उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। तो कुछ कॉमन टेम्पलेट है जो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, 3 4 और 5, जहाँ पे कि 5 हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, या फिर इसी का कोई मल्टीपल हो सकता है 6 8 और 10। ठीक है, 15 8 एंड 17, 24 7 25 20 21 29 तो आ ही गया। ठीक है, या फिर 40 41 और 9, सॉरी 40 41 9, हाँ ठीक है, 40 41 9 ये हो गया। ओके, और ऐसे ही और भी कई सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है और फिर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो छूट के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब जब वो 25% ज्यादा रख रहा है अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, सीपी अगर 100 है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 25 रुपये ज्यादा होगा, 125 हो जाएगा, और फिर 10% की छूट दे देगा, यानी 12.5 रुपये की छूट दे देगा, तो बच जाएगा 112.5 रुपये, जो कि हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना? 12.5 रुपीज का, और प्रॉफिट में होगा 12.5%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता? तो अगर एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक अगर 16 आ रहा है, तो उनका जो एलसीएम होगा वो 16 का गुणज होगा, 16 का मल्टीपल होगा। बस यहाँ पे इतनी बात समझ ली, 16 का मल्टीपल होगा। जो ऑप्शन हमारा 16 का मल्टीपल नहीं आएगा वो कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता है। तो यानी कि 80 हो सकता है, 48 हो सकता है, बट 134 नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता है वही जवाब होगा। बाकी सारी संख्याएं हो सकती है, 80 भी पॉसिबल है, 48 भी पॉसिबल है, तो 16 का कोई भी मल्टीपल पॉसिबल होगा, जो 16 का मल्टीपल नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और 18,060 में बेच दिया। 15,400 में खरीदा है, 18,060 में बेचा है, तो फायदा कितना हुआ? 18,060 माइनस 15,400, यानी कि फायदा यहाँ पे हुआ है कुल 25,660 का। सॉरी, 25,000 नहीं, 18,060 माइनस 15,400, तो ये हो गया 2,660 का। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर है? एक ही ऑप्शन आंसर है जहाँ पे 2660 दिया हुआ है, तो इसके बाद परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही करो जितने से अपना काम हो जाए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ए और बी ने एक व्यवसाय को क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 रुपये है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? अब कुल अगर 5 रुपये लगे हैं, तो 5 में से 3 रुपये लगाए हैं ए ने, 2 लगाए हैं बी ने, और कुल रुपए लगे हैं 5, तो 5 में से 3 हिस्से ए के लगाए हुए हैं, तो ए का फायदा क्या होगा? 3/5 होगा, कुल 7,000 का। घाटा 1400 गुणे 3 यानी 4,200 रुपये, ए का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी।
अगला सवाल 4 7 8 7 4 9 की घात 1 × 5 × 2 × 4 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक, इकाई का अंक हमारा है 9। तो 9 की घात देख लो, और घात कितनी आ रही है हमारी, घात आ रही है 1 × 5 × 2 × 4। तो 9 के केस में क्या है, अगर 9 की घात हमारी ऑड है, विषम है, तो यूनिट डेट पे आएगा इकाई का अंक आएगा 9। और 9 की घात अगर हमारी इवन है, सम है, तो फिर आएगा 1। और यहाँ पे घात हमारी सम आ रही है, 4 का मल्टीपल है क्योंकि घात सम है, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पे 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की तरफ चलती है। तो कितने समय के बाद में दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कुल दूरी स्टेशनों के बीच की है हमारी 210 किलोमीटर, और पहली ट्रेन चालू हो रही है 7 बजे ए से, 7 AM पे, और इसकी चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी ट्रेन चालू हो रही है 8 बजे, और चाल है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पहली ट्रेन क्योंकि 1 घंटे पहले शुरू हो रही है, तो पहले हम पहली ट्रेन को अकेले 1 घंटे चलाएंगे, और 1 घंटे में कितना चल लेगी, 35 किलोमीटर चल लेगी। तो 8 बजे पहली ट्रेन पहुंच जाएगी 35 किलोमीटर आगे ए से, और चाल होगी इसकी 35 अभी भी। अब 8 बजे हमें पता है कि पहली ट्रेन है इस नई पोजीशन में, मान लिया ये पोजीशन हमारी है एक्स, पहली ट्रेन एक्स पे है, दूसरी ट्रेन बी पे है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और एक्स और बी के बीच की डिस्टेंस कितना है, 210 से 35 कम है, यानी कि दिस इज 175 किलोमीटर। और अब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी कि सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, रेटिव स्पीड हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड करके। टाइम कितना लगेगा, दूरी तय करनी है 175 किलोमीटर, स्पीड है 35 + 40 यानी 75, 25 से काटा बचा 7/3, यानी कि 2 घंटे, 2 सही 1/3 घंटे, 2 घंटे और 20 मिनट, 1/3 घंटे यानी 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट के बाद, और कब से, 8 बजे से 2 घंटे 20 मिनट के बाद। 8 बजे में ऐड कर दोगे 2 घंटा 20 मिनट, 8 + 2 20 यानी कि 10:20 पे 10:20। और ध्यान रखना है AM, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही फंसा देता है, हो सकता है PM दिया और नॉट दिया ऑप्शन दिया। तो 10:20 AM यानी कि 10:20 पे सुबह मिलेगी दोनों ट्रेन। अगला प्रश्न, 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से ₹49,000 मूलधन पे अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज कितना होने वाला है, 11% है, 3 साल है, तो 33% हो जाएगा इसका, 49,000 का। 49,000 का 1% होता है 490, यानी 490 × 33, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, आखिर में आएगा 0, और 9 × 27, तो 0 के बाद आएगा 7, बाकी जोड़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए है सिर्फ ऐसा जिसमें ऐसा हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन तो अलग अलग कहानी कह रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमेशा कोशिश करना है जितनी कम मेहनत से हमारा जवाब निकले उतनी कम मेहनत करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 के दो गुणजों का एलसीएम दिया है 1200, यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। अब दो गुणज है 15 के, एक मल्टीपल है और दो मल्टीपल, दोनों मिला के एलसीएम हमारा आ रहा है 1200, तो दूसरी संख्या कौन सी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं पहला गुणज हमारा जो 15 का है वो है 15x, दूसरा है 15y। क्योंकि ये 15 के गुणज है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इनका एचसीएफ हो सकता है 15 ही हो, उससे बड़ी संख्या भी हालांकि हो सकती है, पर यहाँ पे सबसे आसान तरीका है, मान लिया हमने 15 उनका एचसीएफ है। ठीक है, तो अगर 15 उनका एचसीएफ है, 30 भी हो सकता है, हम पक्का तो नहीं कह सकते कि 15 ही होगा, बट आंसर 15 से निकल जाएगा, तो उतना ही करेंगे हम एफर्ट यहाँ पे, बाकी लॉजिक बाद में भी समझ लेंगे। तो अगर 15 उनका एचसीएफ है, एलसीएम आ रहा है 1200, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, यानी कि A × B बराबर हो जाएगा 15 × 1200। ठीक है, अब एक संख्या हमारी 75 है, तो 75 × B ये हो गया 15 × 1200। 15 से काटा 5 बार गया, B आ गया 1200/5, यानी कि 240 आ गया, तो संख्या हमारी 240 हो जाएगी। तो सीधे सीधे लिखा है कि 15 उनका एचसीएफ है, बस इतनी सी बात है, बाकी सवाल तो हो गया। ठीक है, अगर 15 के गुणज में हम ये भी मान सकते थे कि दोनों संख्याएं मे बी उनका एचसीएफ 30 हो 45 हो, पर फिर वो सवाल मुश्किल हो जाता, तो उतना एफर्ट करना नहीं था यहाँ पे, सीधे सीधे आंसर निकल रहा था 15 एचसीएफ मान के। अगला सवाल, एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5.5 है और ऊंचाई 7.7 है, तो हमें उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यानी कि एल दिया है हमें, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और हाइट दी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया इस केस में हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक घनाभ बन रहा है हमारा, क्यूबॉइड बन रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ L × B + B × H + L × H। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखो अच्छी खासी है इस सवाल में, अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो काफ़ी मुश्किल पेचीदा सवाल हो जाएगा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 2 × 11.1
प्लस पहले गुना होगा, गुणे बी 5.5 प्लस 5.5 गुणे 7.7 प्लस 11.1 गुणे 7.7। अब ये सब कुछ गुणा होकर अंत में हमें जवाब मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब एक काम कर सकते हैं कि हम इकाई का अंक देख लें क्या आने वाला है अंत में जाके सारे गुणा करने के बाद में। अब देखो दशमलव हर एक बार क्या है, जब गुणा करोगे दशमलव के बाद में एक संख्या आएगी, फिर दूसरी संख्या आएगी, दशमलव के बाद में हमें दो अंक मिलने वाले हैं, है कि नहीं? तो या तो जो आखिरी अंक है यानी कि ये वाला अंक अगर जीरो हो जाएगा तब तो हमें ऑप्शन बी आंसर मिल सकता है, या ऑप्शन ए मिलेगा। तो अगर बी ये आंसर होगा तो आखिर में जीरो आएगा, और अगर आखिर में जीरो के बजाय कुछ भी और आएगा तो अगर 4 आएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 आएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बस हम इतना देखते हैं कि आखिर में हमें क्या अंक मिलने वाला है। ठीक है, तो 1 × 5 आखिर में हो गया 5 इसके हिसाब से। अभी जोड़ना है बाकी सबको, ये ध्यान रखना। 5 × 7 = 35, फिर 5 आएगा, और 1 × 7 = 7, 7 आ गया। तो 5 + 5 = 10 + 7 = 17, 7 आ गया। बट बाहर एक 2 भी है, यही ध्यान रखना। तो 7 और 2 से गुणा करोगे तो यानी कि हमें इकाई पे 4 मिलेगा, यानी कि इस जगह पे 4 मिलने वाला है। और अगर 4 मिलेगा तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.40 है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कैलकुलेशन करना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में पड़ते तो ये सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल। m का मान ज्ञात करना है, जबकि m - 2/3 है 5/6 प्लस 1/2। m बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस 5/6 प्लस 1/2। एलसीएम ले लोगे 6, 2/3 हो जाएगा 4/6, तो 4 + 5 + 3 यानी कि 12/6, जो कि हो रहा है बराबर 2 के। ऑप्शन ए आंसर है। 13वां सवाल। 3x - 7y बराबर है हमारा 14 के, और x/x+y बराबर है 7/9 के। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फिर देख लो कि 9x हो जाएगा हमारा बराबर 7x + 7y के, यानी कि 2x बराबर 7y के आ जाएगा। तो 7y की जगह 2x रख दो यहाँ पे। 3x - 2x बराबर 14, तो यहाँ से x आ गया 14। ठीक है, x 14 आ गया। क्वेश्चन पूछा x × y का मान क्या होगा, तो x × y, क्योंकि सारे के सारी जगह पे हमें पूर्णांक दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे 14 का मल्टीपल होना चाहिए वैसे तो उस हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी निकाल भी सकते हो, ये x को 14 रख दो इस इक्वेशन में। y हमारा क्या आ जाएगा 28/7, यानी कि 4 आ जाएगा। 14 चौको 56 आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब तुम इक्वेशन देख रहे हो x/x+y बट बराबर 7/9, तो ऐसे समझो कि x अगर हमारा 7 यूनिट है तो x + y 9 यूनिट है, यानी कि x अगर 7 है तो y होगा 2, यानी x/y होगा 7/2, है कि नहीं? अगली संख्या। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% क्या है? तो अगर 20% है 50, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी? संख्या हो जाएगी 5 गुना, क्योंकि 20% यानी कि संख्या अगर n है तो n/5, 50 है तो n हो जाएगा 250। 250 125% क्या होगा 5/4 गुणे 125, 5 गुणे 125 यानी कि 625/4, ये आ जाएगा। एक सेकंड 250 था, 125 नहीं था, तो 1250/4 यानी 312.5, ये हमारी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन। ओके, या फिर 100% में 25% जोड़ देते कि 250 + 62.5 312.5। अगला प्रश्न। दिया एक बचत खाते में ₹10,000 का निवेश करती है, जिसपे 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? अब प्री मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 10,000 रुपये है तो 8% की चक्रवृद्धि ब्याज दर लग रही है। ठीक है, 10,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा 8% होगा। ठीक है, 1% कितना है 100 रुपये है, 8% हो जाएगा 800 रुपये, ये तो हो गया पहले साल का। दूसरे साल प्रिंसिपल पे मूलधन पे 800 रुपये ही मिलेगा। फिर जो 800 रुपये का ब्याज हमारा संयोजित हुआ इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 8% होगा 800, 1% हुआ 8, तो 64 रुपये। अब तीसरे साल मूलधन पे तो फिर से 800 ही मिलेगा, लेकिन जो ब्याज हमारा संयोजित हो चुका है इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1600 का 8% हो जाएगा 128, और 64 का 8% हो जाएगा 5.12। कुल हो गया है 2400 + 192 यानी 2597.12। ये तो हमारा हो गया ब्याज, और हमसे पूछा कुल कितना हो जाएगा, तो 10,000 में जोड़ दोगे तो 12,597.12, ये हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात से ओके। अच्छा, यहाँ पे भी तुम अगर इकाई के अंक के हिसाब से देखते हो वैसे भी देखा जा सकता है 10,000 और गुणे 1.08 की घात 3,
ठीक है, तो इकाई के अंक में क्या आने वाला है अंदर, अंदर क्या आएगा, बाहर तो 10,000 है और अंदर हमारा इकाई में असल में दशमलव के बाद में 6 अंक आएंगे और लास्ट में क्या आएगा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 8 में आएगा लास्ट में आएगा 2। ठीक है, और क्योंकि बाहर 4 जीरो है तो इफेक्टिवली हमारा जो आंसर आएगा उसमें दशमलव 4 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर होगा दशमलव और फिर 1 अंक छोड़ के 2 आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, किसी और ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो इतना भी देख सकते थे, ये भी कर सकते थे। हालांकि ये तरीका आसान है ट्री मेथड का, सीखा ही होगा। अगला सवाल करते हैं, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 है, दूध की मात्रा कितनी होगी। तो दूध और पानी का अनुपात है 3:1, दूध 3:1 यानी 4 यूनिट में दूध है 3, 3/4 हो जाएगा 48 का, यानी कि 36 लीटर दूध होगा और 12 लीटर पानी होगा। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया यहाँ पे। अगला सवाल करते हैं, दो संख्याओं का योग हमारा 72 है और अनुपात 2:4 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। योग है 72 और अनुपात है 2:4, लेकिन 2/6 होगी छोटी संख्या 72 का, 24 हो जाएगी, तो बड़ी संख्या 48 होगी। अगला प्रश्न, एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और 15% की हानि पे बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 18,960 पे खरीदा और फिर 15% की हानि पे बेचा है, तो या तो 18,960 में थे 15% घटा दो, निकाल लो 15%, घटा दो उतना। ठीक है, और या फिर ये करो, बेहतर तरीका क्या है, 15% की हानि पे बेचना, यानी कि 3/20 की हानि हुई, यानी कि कितने बेचेगा, 18,960 गुने 17/20, काट दो, 2 से काटा बचा 948, 948 गुणे 17, 17 8 136, 6 बचा, 13 हासिल, 17 चौको 68, 13 81, 8 17 नवैया 153 8, 16,116 रुपए बचा, ऑप्शन सी आंसर। और यहाँ भी वही सेम काम, इकाई देख लेते हैं, 8 सत्ते 56, तो इकाई पे 6 का अंक आएगा, हालांकि 2 ऑप्शन में आ रहा है 6, 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे फिर अंदाजा भी लगा सकते थे कि 18,960 है, लगभग 2,000 3,000 रुपये घटाओगे लगभग, उसके आसपास आंसर आएगा, 3,000 से कम ही घटाना पड़ेगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता, तो वो अंदाजा भी काम कर जाता है यहाँ पर। अगला सवाल, 6 संख्याओं का औसत है 12, उनमें से 2 का औसत 6.5 है, 2 का औसत 4.5 है, तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर औसत 12 है तो कुल योग कितना होगा, 12 छंगा 72, अभी 72 बराबर है, 2 संख्याओं का औसत है 6.5, तो उनका योग होगा 13, प्लस 2 संख्याओं का औसत है 4.5, योग हो जाएगा 9, और बची हुई 2 संख्याओं का औसत अगर x है तो 2x हो जाएगा, तो 13 + 9 22, 72 - 22, 2x आ जाएगा बराबर 50 के, x आ जाएगा बराबर 25 के, 25 औसत होगा बची हुई 2 संख्याओं। ओके, अगला प्रश्न, दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दर्शाई गई है। हमें क्या बताना है कि इस डेटा से यात्रा और कार्यालय के समय दोनों पर व्यतीत किए कुल घंटों की गणना कितनी है। तो कार्यालय का समय है 9 घंटे, यात्रा का समय है 2 घंटे, 9 2 11 हो जाएगा, तो 9 2 11 हो जाएगा वो कार्यालय से, ठीक, यात्रा करके। अगला सवाल, अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, अब ये पहला सवाल आया आई गेस रीजनिंग का, अभी तक सारे के सारे सवाल मैथ के ही थे। अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर फिर से चलता है, तो 2 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, पूर्व की चला है 2 किलोमीटर, फिर चला है दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर, और फिर इसके बाद में फिर वो पूर्व की ओर मुड़कर चला है 5 किलोमीटर। सवाल पूछा है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो दिशा है उसकी साउथ ईस्ट की, दक्षिण पूर्व की, ऑप्शन दिया जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे यस्टरडे शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो बनाए जा सकते हैं वो तो 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा जो बना नहीं सकते। ठीक है, तो डियर तो बन जाएगा, स्टडी स्टडी भी बन जाएगा, स्पोर्ट अब पी तो है ही नहीं तो सी नहीं बन पाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वेन आरेख में वर्ग रसोइयों को दर्शाता है, वृत्त साइकिल चालकों को दर्शाता है और त्रिभुज हमारा संगीतकारों को दर्शाता है। तो हमें बताना है कि कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बिलोंग करते हैं तीनों ग्रुप से, जो म्यूजिशियन भी है यानी कि वर्ग का पार्ट भी है, जो वृत्त का पार्ट भी है और त्रिभुज का पार्ट भी है, और जो कि हो जाएंगे 6, ऑप्शन सी आंसर होगा। श्रृंखला को पूरा करने के लिए रिक्त स्थानों में लुप्त अक्षर को हमें भरना है। पी, फिर स्पेस आया, फिर आया ओ, ई, एन, स्पेस आया, एक्स, पी, एच, स्पेस आया, ई आया, स्पेस आया, आई आया, स्पेस आया, पी, एच, ओ, स्पेस आया, एन, आई, एक्स, और फिर आखिर में फिर स्पेस आया, और फिर एच, ओ, ई, एन। तुम्हें पूरा लिखना नहीं था, तुमको पैटर्न समझना था। तो एक बार देखो एक्स आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, फिर एक्स से बार बार आ रहा है, तो एक्स के बाद में रिपीटेशन है क्योंकि एक्स के बाद में पी एच आ रहा है, यहाँ भी पी एच आ रहा है, तो यही पैटर्न हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, पी के बाद स्पेस फिर ओ, और यहाँ पे पी के बाद आया एच, तो यहाँ एच फिलअप हो जाएगा, फिर आया ओ तो यहाँ पे तो ओ फिलअप होगा, फिर आया ई एन, ई के बाद में एन फिलअप होगा, आई के बाद में क्या फिलअप होगा, एक्स, यहाँ पे एक्स फिलअप होगा और यहाँ पे आई फिलअप होगा।
फिर HIONX कहाँ पे आ रहा है? HIONX सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्या समझ पा रहे हो यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान से देखिए कि दिए गए जोड़ों में से प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदल रहा है और उसी पैटर्न का उपयोग करके हमें सही विकल्प चुनना है जो कि इस सादृश्य को, इस एनालॉजी को पूरा करता है। तो हमें पहले दिया है कैशू और बाद में भी दिया है कैशू, बट फर्क क्या है? पहले हमें कैशू में सी कैपिटल है, एस कैपिटल है और ई कैपिटल है, यानी कि जो हमारे विषम जगहों पे आ रहे हैं लेटर वो कैपिटल है, और जो सम जगहों पे आ रहे हैं लेफ्ट से जो हम देख रहे हैं तो वो सारे के सारे हमारे स्मॉल में लिखे हुए हैं। और फिर जैसे हम अगला देख रहे हैं तो वहाँ पे ठीक उल्टा मामला हो जा रहा है। यही काम बॉट में भी करेंगे। बी स्मॉल में हो जाएगा, पहला बी स्मॉल में हो जाएगा, BUH ये सब स्मॉल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे BUH हमारे स्मॉल में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं, और OGT कैपिटल में हो जाएंगे। ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब। अगला प्रश्न, फिनंगल फिनगल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? फेलाइन बना सकते हैं क्या? अब किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं है। फेलाइन में ई 2 बार आ रहा है जबकि फिनगल में नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं बना सकते हैं। सवाल पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, तो ये जवाब नहीं होगा। फिंगर बना सकते हैं, आर है ही नहीं बना सकते। एंगल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, यही बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बिंदु से शुरू करके फिर से पूछा गया अंत में, अब इस बार दूरी पूछिए। कर्ण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो एक दिशा में चल रहा है वो 6 किलोमीटर, मान लिया ये दिशा है जहाँ पे कि वो 6 किलोमीटर जा रहा है। इसके बाद में अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पे 8 किलोमीटर चल रहा है। 90 डिग्री का टर्न लिया और 8 किलोमीटर चला। अभी 90 डिग्री का टर्न ऐसे भी ले सकता था या फिर दूसरी डायरेक्शन में भी ले सकता था, जवाब हमारा नहीं बदलेगा कि जवाब में ये नहीं कहा है कि वो वामावर्त जा रहा है दक्षिणावर्त जा रहा है। ठीक है, तो 6 के बाद 8 का टर्न लिया। अब उसका प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है? तो 90 डिग्री का एंगल है। अब हमसे ये कर्ण पूछ रहा है, 6 और 8 में कर्ण बनेगा 10 का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए महीनों में आने वाले पर्यटक हमें दिए हैं। मई में 4,000 आ रहे हैं, जून में 5,200, जुलाई में 6,000 और अगस्त में 5,500 आ रहे हैं। पूछा गया है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या है टूरिस्ट का मई से लेकर जुलाई तक। मई से जुलाई तक पर्यटकों में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मई में है 4,000, जुलाई में आए हैं 6,000, तो 4,000 से 6,000 यानी 2,000 की वृद्धि हुई है। प्रतिशत वृद्धि कितना है? 2,000 40,000 का 50% है, 4,000 का 50%। ऑप्शन ए 50% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों से बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, यानी कि कौन सा नहीं बन पाएगा जब तक हम दोहराएंगे नहीं। तो ड्रीम, अब ड्रीम तो हमारा क्या बन पा रहा है? DREAM, ये तो आराम से बन जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ भी दोहराना नहीं है कि नहीं? कुछ भी दोहराना नहीं है यहाँ पे। रेस्ट, रेस्ट बन जाएगा, हाँ रेस्ट भी बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, तो आंसर नहीं होगा। इन्वेस्ट, अब इन्वेस्ट एडवर्टाइजमेंट INVE, ये भी आराम से बन रहा है, तो आखिरी वाला ही आंसर होगा एडवांस। ठीक है, दूसरी बात, अगर लैंग्वेज को और पकड़ते हैं यहाँ पे देखो, स्मार्टली अगर लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज हमें क्या कह रहा है, ध्यान से सवाल को पढ़ो। सवाल ये नहीं कह रहा है कि कौन सा नहीं बना सकते, सवाल क्या कह रहा है? बिना अक्षरों को दोहराए नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जवाब होगा उसमें अक्षर दोहराए गए होंगे, यानी कि उसमें एक ही अक्षर एक से ज्यादा बार आ रहा होगा, कम से कम एक अक्षर ऐसा जरूर होगा, पक्की बात है। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि एडवांस है। तो ये जो हमारे 5-7 सेकंड लगे भी ना, ये भी नहीं लगते, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में एक अक्षर 2 बार नहीं आ रहा है, दोहराया सिर्फ और सिर्फ एडवांस में गया है। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिर हमें कोडिंग दिया हुआ है थोड़ा बहुत, और उस कोडिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना आखिर में जाके। ये नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कोडिंग दिया हुआ है थोड़ा बहुत हमें। ठीक है, मान लीजिए कि सभी बिंदु दी गई दिशाओं और निर्देशों के अनुसार समान दूरी पे, तो सबका जो दूरी आपस में है वो समान है। अब अभिव्यक्ति हमें दिया है P#Q@R$K। P#Q का मतलब क्या हुआ कि Q हमारा P के दक्षिण पश्चिम में है, Q P के साउथ वेस्ट में है। ठीक है, पहले डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब Q है P के साउथ वेस्ट में, तो P हमने बनाया तो Q आएगा साउथ वेस्ट में, ये होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये Q आ गया। अब इसके बाद में Q और R के बीच में @ है। @ का मतलब क्या हुआ कि R Q के पूर्व में है, R Q के पूर्व में यानी कि ईस्ट में है, ये हो गया R। अब इसके बाद में $K यानी कि K R के दक्षिण में है, दूरी सब केस में बराबर है, तो K आ गया R के दक्षिण में। पूछा है P से K कहाँ पे है? P के सापेक्ष K है हमारा दक्षिण में, दक्षिण दिशा में है। P के सापेक्ष K दक्षिण दिशा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए चिन्ह किसी संख्या पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाते हैं, और उसके हिसाब से हमें बताना है कि व्यंजक 5 स्टार प्लस @ माइनस स्टार हैश का मान क्या होगा।
5, फिर स्टार है, फिर है प्लस है, फिर एट द रेट है, फिर माइनस है, फिर स्टार है और फिर है हैश। स्टार का मतलब हुआ कि हमें वर्तमान संख्या को 6 से गुणा करना है, तो 5 गुणे 6 आ गया 30। फिर इसके अंदर प्लस है, प्लस का मतलब है 2 जोड़ना है, 30 प्लस 2 आ गया 32। फिर एट द रेट का मतलब है अंकों को उलट देना है, तो 32 को उलट के बन गया 23। अब माइनस का मतलब है 23 में 1 घटा दो, आ जाएगा 22। फिर हैश का स्टार का मतलब है गुणा करना है 6 से, तो 22 गुणे 6 आ जाएगा 132। और हैश का मतलब है वर्तमान संख्या को 3 से भाग दे देना, 132/3 जो कि आ जाएगा 44। ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न, निष्कर्षों को पढ़ना है और फिर बताना है कि दिए गए दो कथनों से तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, सिलोजिज्म का टिपिकल क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट दो दिए हैं, ऑल पिज्जा आर टॉपिंग, सभी पिज्जा टॉपिंग है, यानी कि पिज्जा का हम एक डायग्राम बनाएंगे और क्योंकि सभी पिज्जा टॉपिंग है, टॉपिंग वाले सेट के अंदर आ जाएगा ये पूरा का पूरा। फिर दिया गया है कोई भी टॉपिंग स्वादिष्ट नहीं है, यानी कि कोई भी जो टॉपिंग होगा ये क्या है, ये तो टॉपिंग है, और कोई भी टॉपिंग हमारा स्वादिष्ट नहीं है। नो टॉपिंग इज टेस्टी, तो स्वादिष्ट का टेस्टी का एक सेट बनेगा, और कोई भी टॉपिंग अगर टेस्टी नहीं है तो टॉपिंग और टेस्टी के बीच हम एक लाइन बनाएंगे और उस लाइन को क्रॉस कर देंगे, यानी कि टॉपिंग से टेस्टी में कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं जा सकता है, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं जा पाएगा। अब हमारा पहला कंक्लूजन है सभी पिज्जा स्वादिष्ट है, क्या हो सकता है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि पिज्जा बेचारे आ रहे हैं सारे के सारे टॉपिंग के अंदर, और टॉपिंग कोई भी टेस्टी है नहीं, तो पिज्जा कोई भी टेस्टी हो नहीं सकता, तो पहला निष्कर्ष बनेगा नहीं। दूसरा, कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है, क्योंकि पिज्जा पूरा टॉपिंग के अंदर, टॉपिंग का कोई एलिमेंट जा नहीं सकता टेस्टी में, पिज्जा कोई टेस्टी हो नहीं सकता, तो सेकंड वाला करेक्ट है। ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ओके, बढ़िया सवाल था, सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न बढ़िया है, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, अच्छी बात है। उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है। तो हम किन कथनों के आधार पे ये बता सकते हैं, जब भी कभी डेटा सफिशिएंसी कोई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले अकेले अकेले स्टेटमेंट देखते हैं, क्या हम अकेले स्टेटमेंट से आंसर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जब अकेले स्टेटमेंट से आंसर नहीं कर पाएंगे, तब दोनों जो स्टेटमेंट हमारे दोनों कथन दिए हैं उनको साथ में देखेंगे, क्या साथ में पढ़ने के बाद में कोशिश करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर साथ में कर पाएंगे तब फिर उस हिसाब से आंसर करेंगे, अगर साथ में भी नहीं कर पाएंगे तब फिर कोई आंसर हमारा अलग होगा। ठीक है, तो जैसे ABCD में ऑप्शन दिए हैं, अब सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो फर्स्ट को अकेला, प्रोसेस समझ लेना ध्यान से। अब फर्स्ट को अकेला देखा, अगर फर्स्ट अकेला सफिशियंट है हमारा, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशियंट, कथन एक अकेला पर्याप्त है। फिर अगर नहीं होता पर्याप्त तो सेकंड को देखते हैं, अगर सेकंड अकेला पर्याप्त होता है तो कहते हैं कि फिर तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है। अगर ये भी पर्याप्त नहीं होता तो फिर हम फर्स्ट और सेकंड को साथ में मिला के देखते हैं, फिर देखते अगर दोनों साथ में मिला के पर्याप्त हो जाते हम जवाब निकाल पाते, तो कहते कि नहीं भाई, ऑप्शन ए सही जवाब है। और अगर फिर भी सही नहीं होता, फिर भी हम आंसर नहीं निकाल पाते, तो फिर हमारा आंसर होता ऑप्शन डी। ये पूरा प्रोसेस है ऐसे किसी भी सवाल को करने का, पहले अकेले अकेले देखना है, जब अकेले नहीं बन पाएगा तब साथ में देखना है। हमें करना क्या है, चाहिए हमें यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल चाहिए, यानी कि साइड्स मिल जाए या किसी और तरीके से हमें पेरीमीटर मिल जाए। ठीक है, तो त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल है 24 वर्ग इकाई। अब क्या सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कब ज्ञात कर सकते हैं क्षेत्रफल से परिमाप, एक बार सोचना ध्यान से, एक बार शांति से सोचो और सोचो क्या क्षेत्रफल से हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं किसी त्रिभुज में। क्या कोई ऐसा खास त्रिभुज होता है जहाँ पे कि परिमाप ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल होता है। और वो कब होता है? वो तब होता है जबकि हमारा जो त्रिभुज है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हो, सारी भुजाएं समान हो। तो अगर भुजाएं यहाँ पे समान होती है, √3/4 ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है और वहां से हम ज्ञात कर पाते, पर ऐसा तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम अकेले फर्स्ट से तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अकेले फर्स्ट से तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी तो आंसर नहीं होगा। अब सेकंड को अकेले देखते हैं। सेकंड अकेला कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई 4 इकाई है, पहले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड को पढ़ो। सेकंड कह रहा है कि ऊंचाई पता है हमको, अब ऊंचाई से परिमाप कैसे पता लगाएंगे, नहीं पता लगा सकते, भुजाएं तो पता ही नहीं है। ठीक है, क्या ऊंचाई से परिमाप पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता है किसी भी प्रकार से। ठीक है, किसी भी प्रकार से पता नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ तब पता लग सकता है ऊंचाई से भी जबकि हमारा एक त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि वहां पे फिर हमारी ऊंचाई होगी √3a/2, तो यहाँ से ए पता लग जाएगा और फिर वहां से हमें परिमाप भी पता लग जाएगा जो कि 3a होता है। ठीक है, तो सेकंड भी सफिशिएंट नहीं है, ना फर्स्ट सफिशिएंट है ना ही सेकंड सफिशिएंट है, तो हमारा ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। अब दोनों को मिला लो, दोनों को मिला लो, फर्स्ट और सेकंड को साथ में पढ़ो। हमें क्या पता है, एरिया पता है, एरिया है 24 और ऊंचाई h है हमारा 4, तो यहाँ से क्या पता कर सकते हैं। अब एरिया हमारा क्या होता है, एरिया होता है 1/2 गुणे बेस या आधार गुणे ऊंचाई, तो ये 24 है और ऊंचाई हमारी 4 है, तो यहाँ से बी तो पता लग जाएगा हमको, बेस पता लग जाएगा। ठीक है, बेस आ जाएगा 24 गुणे 2/4 यानी 12, तो बेस 12 आ जाएगा। बट एक ही भुजा तो पता लगी, बाकी दोनों भुजाएं तो पता ही नहीं है, तो यहाँ से भी हम दोनों को मिलाने के बाद भी इस सवाल का जवाब पता नहीं कर पाएंगे ना, है कि नहीं? तब भी नहीं पता कर पाएंगे हम यहाँ पे।
है क्लियर है? तो परिमाप तो हमें तभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो कुछ और दिया होता है, जैसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा आर गुणे एस भी होता है, यानी कि इन रेडियस अंतः त्रिज्या, अंतःवृत्त होता है उसकी त्रिज्या, और गुणे सम सही पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अगर किसी तरह से हमें मान लो कि आर की वैल्यू दी होती, तब हम निकाल पाते, एस की वैल्यू निकाल पाते, और वहां से हमारा पेरीमीटर आ जाता 2 टाइम्स एस। अगर हमें अंतः त्रिज्या दी होती, इन रेडियस दी होती, तब हम निकाल पाते, शायद शायद का डेफिनेटली निकाल पाते, बट इस सवाल में नहीं निकाल पाएंगे। फिर तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कि दोनों स्टेटमेंट मिलाने के बाद भी हम इस सवाल का जवाब नहीं निकाल सकते। ओके, अगला प्रश्न। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता जब तक कि किसी अक्षर को हम दोहराए नहीं। तो किसको नहीं बना सकते? इंट्रो, माइनर, यूनिटी या आयरन। अब इंट्रो तो बन जाएगा हमारा, इंट्रो हाँ बन जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। माइनर, माइनॉरिटी में तो आ ही रहा माइनस, वो तो नहीं बन पाएगा, मतलब बन जाएगा इजीली, तो आंसर नहीं होगा। यूनिटी, अब यू तो आ ही नहीं रहा है, तो यही जवाब होगा। अच्छा, यहाँ पे अधिक बार लिखा था ना, हाँ ठीक है, तो मतलब जितना है उससे ज़्यादा बार ना दोहराया गया। ओके, यूनिटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अकुल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 14 किलोमीटर। पहले पूर्व की ओर चला 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 14 किलोमीटर, और फिर चला है पूर्व की ओर 7 किलोमीटर। बिल्कुल सिमिलर सवाल आ गया। आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दिशा इसकी आ रही है भाई, ये हो गया ईस्ट, ये है साउथ, तो साउथ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ है, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ है। ऑप्शन बी जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न। CEI TRHYMS सभी अक्षरों को दोहराए बिना पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है? CEI TRHYMS, तो वाई तो आना चाहिए उसमें, तो केमिकल तो है ही नहीं आंसर, केमिस्ट्री होगा आंसर। CHEM, हाँ केमिस्ट्री होगा, क्योंकि एच भी नहीं आ रहा सिमेट्री में और सिंथेसिस भी नहीं है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? EFHKP। अब ये एक प्रश्न हो सकता है जहाँ पे कि कुछ लोगों से गलती हुई। अगर तुमसे भी गलती हुई तो कमेंट में मेंशन करना कि हाँ गलती हुई थी। EFHKP, ई के बाद में आया एफ, हमने किया प्लस, एफ के बाद आया एच, FGH, तो 2 आगे बढ़े। एच से आगे गए के में, HIJK, 3 आगे बढ़े। अगर इसके बाद तुमने पैटर्न नहीं देखा होगा तो हो सकता है तुम सोचो अगला 4 होगा, उसके आगे 5 होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, के बाद में आगे जाओगे तो के के बाद में LMNOP, तो 5 आगे बढ़ गए। LMNOP, तो 5 आगे बढ़ गए, ठीक है ना, 5 आगे बढ़ गए हम। तो अब क्या हुआ, पहले एक आगे बढ़े, फिर 2 आगे बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 5 बढ़े, तो अब अगले आगे कितना बढ़ोगे? यहाँ पैटर्न देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक फिर 2 फिर 3 फिर 5 आया, कैसे आया? यानी कि 3 हमारा आया होगा, एक और 2 को जोड़ दो, एक और 2 को जोड़ा तो 3 आया। ठीक है, फिर हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा। तब अगला क्या करेंगे, आगे हम इसके 3 और 5 को जोड़ेंगे, यानी कि 8 जोड़ना पड़ेगा। एक 2 को जोड़ के 3 आया तो 3 आगे बढ़ाया, 2 3 को जोड़ के 5 आया, 3 5 को जोड़ के 8 आएगा, तो 8 आगे बढ़ाओगे। ठीक है, बाद में QRSTUVW, और फिर आखिर में आया एक्स। हमारा जवाब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स होगा। अब ये ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें कई लोगों से गलती हुई, अगर तुमने आखिर वाली चीज़ ऑब्जर्व नहीं की होगी या पकड़ नहीं पाए होगी, या हो सकता है पकड़ पाए हो फिर भी फंस गए, फिर भी तुम आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तो वो भी गलती हो सकता है। अच्छा सवाल था उस हिसाब से, कि देखने में काफ़ी आसान था। अगर तुमने शुरू का पैटर्न देखा तो शुरू में कन्फ्यूज जा सकते हो उस क्वेश्चन। उस पद को पहचानिए जो तार्किक अनुक्रम को जारी कर रखने के लिए एक स्थान पे आएगा। XYZ, फिर आया YZA, यानी कि एक आगे बढ़ गए, सारे अक्षरों को हमने एक एक आगे बढ़ा दिया। फिर आया ZAB, तो अगला का क्या होगा, ABC। सिंपल है, ABC। उसके आगे का पैटर्न भी देख लेते, बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन ए आंसर। फिर हमें पूछा है 246 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? चाल क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, 246/30 करना होगा, फिर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुणे 18/5 कर दो। 246 गुणे 3 आ गया 738/25, 25 गुणे 30, 30 से थोड़ा सा कम, 29 के आसपास, 29 कुछ आएगा आंसर। ऑप्शन सी जवाब आ जाएगा, ऑप्शन डी जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित है तो दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 8 तो वैसा का वैसा 8 ही बन जाएगा, ऑप्शन ए तो जवाब नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जवाब नहीं होगा। अब बी और डी में से क्या आंसर होगा? एन जो है उल्टा हो जाएगा ना, एन ये ऐसा बनेगा, ऐसा उल्टा, सॉरी ये तो सीधा ही बना दिया।
ऐसा। और ये किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ये जवाब होगा। यदि 8 कीड़े और 2 जीवों के मिला के 10 सिर हैं और प्रत्येक कीड़े का एक सिर है, तो उन 2 जीवों के कुल मिला के कितने सिर होंगे? 8 कीड़ों और 2 जीवों के मिला के 10 सिर हैं, प्रत्येक कीड़े का एक सिर है, कीड़ों के मिला के 8 सिर हो गए, बचे 2 सिर, 2 जीव, यानी कि हर एक का एक सिर। क्या ही था ये सवाल। ठीक है, अगला प्रश्न। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित करते हैं, तो वह बाएं छोर से 8वें स्थान पे आ जाता है। पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या रहा होगा? 22 लड़कों की पंक्ति है, प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित करते हैं, तब बाएं छोर से वो 8वें में पहुंच जाता है। तो अगर अब वो पहुंच रहा है 8वें पे, तो पहले कितने पे रहा होगा? क्योंकि उसको बाईं तरफ स्थानांतरित किया, पहले वो रहा होगा 10वें पे। और जो 10वें पे रहा है, कुल 22 लड़के हैं पंक्ति में, तो उसके दाहिने तरफ 12 और लड़के होंगे। तो बाएं से 10वें पे था, तो बाएं से उसको मिला के 10 हो गए, बचे 12। तो 12 के बाद में उसका नंबर क्या होगा? 13वां होगा, दाहिने तरफ से। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा 13। यदि पी क्यू के पिता की पुत्री है, क्यू के पिता, पी क्यू के पिता की पुत्री, क्यू के पिता की पुत्री कौन है? पी की बहन है। तो पी का क्यू से संबंध क्या है? क्यू बहन है पी की, सॉरी पी क्यू की बहन होगी। ठीक है, क्योंकि पी क्यू के पिता की पुत्री है, तो पी बहन हो जाएगी। ठीक है, अब क्यू बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है। क्यू के बारे में तो ये पक्का मेंशन नहीं है कि उसका, उसके बारे में तो पक्का नहीं कह सकते, पर हाँ पी तो बहन होगी पक्का। किसी संख्या का 1/3 12 है, तो अगर 1/3 12 है, संख्या हो जाएगी 36। और फिर 6 जोड़ दिया, 36 + 6 42 हो गया। 42/4 आ जाएगा 10.5, 10.5। ऑप्शन बी। 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी, तो पति की वर्तमान आयु क्या होगी? अगर 4 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 30 थी, अभी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी, 4 से बढ़ जाएगी। और औसत अगर 34 है, तो योग क्या आ जाएगा? 34 × 3 यानी कि 102। 102 में आ गया हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। और वाइफ और चाइल्ड की बात करें, 6 साल पहले इनका औसत आयु है 22, अभी कितना हो जाएगा? 22 + 6 28, और योग आ जाएगा 56। 56, 102 सबकी आयु है और 56 है वाइफ और चिल्ड्रन की, तो 102 - 56 हस्बैंड की एज आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 46। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बढ़िया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखना है और बताना है कि लुप्त स्थान पर सही आकृति क्या होगी, श्रृंखला को पूरा करना है। तो क्या दिख रहा है हमें? पहले से दूसरे पे गए, तो जो साइन बनाया यहाँ पे बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और नीचे भी हमारी एक लाइन, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन थी ना, बाद में 4 हो गई, यानी एक लाइन कम हो गई। यहाँ एक लाइन ऐड हो गई, नीचे एक लाइन कम हो गई, तो इसके अगले में भी क्या होगा? नीचे एक लाइन हम काट देंगे, ये त्रिभुज बना, इसमें एक लाइन कम हो जाएगी, और ऊपर एक और लाइन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में तो कई लाइन आ गई हैं, तो ये तो मतलब यहाँ पे तो ये तो आंसर नहीं होगा। और नीचे तो सारी लाइन गायब कर दी है। और सी में 4 लाइन बनी है, जबकि नीचे 4 लाइन पहले थी, तो 3 होनी चाहिए। ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। 3 लाइन आ रही है सिर्फ और सिर्फ किसमें? बी और डी में। ना तो ए आंसर है ना सी आंसर, बी डी में देखना पड़ेगा। बी में सिर्फ एक ही लाइन बनी हुई है, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 लाइन चाहिए, इस आकृति में 2 लाइन चाहिए। इस आकृति में 2 चाहिए और नीचे चाहिए थी 3, तो 3 आ रही। ऑप्शन बी हमारा जवाब हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न। प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को देखते हुए बताना है कि प्रत्येक पद पिछले से किस प्रकार भिन्न है, और अगला सही पद क्या होगा। तो पहले आया हमारा परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर ग्रेटर देन का साइन आखिरी से आ गया पहले पे, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन आ गया आखिरी से पहले पे, यानी कि हमें बस आखिरी वाले साइन को पहले पे ले आना। परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन, ये हमारा ऑर्डर होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला प्रश्न। सरल करना है 49 × 123/3 प्लस 13 × 25। तो 49 × 123/3 आ जाएगा 41, प्लस 13 × 25। ठीक है, तो 49 × 41 कितना आ जाएगा? 50 × 41 होता है 2150, -41, तो 2109, प्लस 13 × 25 250, और 75 325, तो ये आ जाएगा हमारा 2434। एक सेकंड, एक सेकंड। और 2109 कितना? 49 × 41, 40 × 50 आता 2050। अच्छा हुआ ये ऑप्शन नहीं दिया था। 2009 प्लस 324 2334, जवाब हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने हमारे चतुर्भुज बनेंगे? तो सबसे पहले छोटे छोटे, यहाँ पे हमेशा जब भी हमें संख्याएं गिननी हो, फिगर गिनने हो, तो हमेशा एक ऑर्डर में गिनो। सबसे पहले जो सबसे छोटू वाले एक एक चतुर्भुज गिनो, कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए, 6 लिखिए। अब दो दो वाले गिनो,
तो दो दो वाले क्या है, पहले तुम गिनो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पहले 36 गिनो, फिर उसका ऊर्ध्वाधर गिनना, तो एक दो तीन, तीन तो ये आ गए प्लस। अब कौन से आ गए, अब देखो ऊर्ध्वाधर कितने आ गए, दो दो वाले, एक दो तीन चार, चार ही आ गए दो दो वाले, ठीक है। अब तीन तीन वाले देखो, अब तीन तीन का 36 तो हॉरिजॉन्टल तो कोई नहीं बनेगा, बट हमारे ये ऊर्ध्वाधर दो बन रहे हैं तीन तीन के, दो ये आ गए। अब चार चार के कितने बनने वाले हैं, एक चार का ये आ गया इन चारों से, ठीक है, फिर एक चार का ये आ जाएगा, एक और दो आ गए, ठीक है। पाँच में बनना संभव नहीं है, छः का पूरा है, तो प्लस एक और कर दो, कितने हो गए, चार तीन सात, सात पाँच 12 और छः 18, ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा 18। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके चार व्यक्ति बैठे हुए हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये उनका लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। सवाल कह रहा है यदि डी और के क्रमशः बाएं और दाएं छोर पर बैठे हुए, तो डी बैठा है बाएं छोर पे, ये बैठा है दाएं छोर पे, कुल चार ही लोग हैं, और फिर एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पे, यानी कि एस का स्थान हो गया ये, तो फिर बच गया कौन, बच गया हमारा एस डी के और एल, एल बचा, एल आ जाएगा। तो एक सेकंड तो एस बाएं छोर से दूसरे स्थान में बैठा है, उल्टा लिख दिया, एस बाएं छोर से दूसरे स्थान में बैठा है, तो एस का स्थान होगा ये, और फिर एल का स्थान होगा ये। एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो एस बाएं से दूसरे पे है, तो एस के दाएं बैठे हैं दो व्यक्ति, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दी गई संख्या को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 60 दिया है, फिर 90 है, फिर 180 है, फिर 450, यानी कि गुणा हो रहा है यहाँ पे, साफ साफ दिख रहा है गुणा हो रहा है, ठीक है। 90 गुणे दो 180, 450 गुणे तीन 1350, और बीच में क्या है गुणे 2.5 है, तो यहाँ पे गुणे 1.5 है, तो 1.5 से गुणा किया, 2 से किया, 2.5 से किया, 3 से किया, अब अगला क्या होगा, अगला गुणा होगा 3.5 से, उसके बाद का गुणा होगा 4 से, तो या तो 3.5 से गुणा कर लो, या फिर 4 से गुणा करके हमें मिलता है 18,900, तो 18,900 में 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, ठीक है, 4 को 16 बचा 29, 4 से 28 बचा 100, 4725, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 87वें स्थान पे है और दाएं से 233वें स्थान पे, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे। जब भी ऐसा सवाल है सीधे सीधे जोड़ो इसको, 87 प्लस 233 और फिर एक घटा देना, तो 230 और 90, 320 माइनस एक 319, कुल 319 लोग होंगे उस पंक्ति में। तो यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है, तो 16 दिनों में काम पूरा करेंगे, उससे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए, तो कुल कितना काम करना है उसको, 12 घंटे, रोज करेगा तो 20 दिन में करेगा, तो 12 × 20 इतने घंटे काम करेगा, और अगर 16 दिन में करना है तो बटे 16 कर दो, 5 × 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है, तो पंक्ति में ए के बाईं ओर कितने लोग बैठे हैं, कुल 106 लोग हैं, ए का स्थान दाएं छोर से 16वां है, ठीक है, दाएं से 16 है, तो दाएं बैठे हैं 15, बाएं बैठे हैं कितने, कुल 106 हैं, तो बाएं बैठे होंगे 90, 90 जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त घुमाया जाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, तो कौन सा सही विन्यास मेल खाएगा। 45 डिग्री हमें कहाँ घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, तो ये कुछ मतलब ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टिल्टेड, मुंह इसका इधर की तरफ आ जाएगा, तो कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन डी बन रहा है ये, ओके। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, AZ3, HX8, OV15, VT24, CR35। तो पहले नंबरों का पैटर्न देख लेते हैं, 3 से गए 8 पे, 5 बढ़ाया, 8 से गए 15 पे, 7 बढ़ाया, फिर 9 बढ़ा रहे हैं, 5 7 9, फिर अगला 11 बढ़ा रहे हैं, तो अगला बढ़ेगा 13, तो आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, 48 बढ़ रहा है, जे क्यू होगा या फिर जे पी होगा, यानी कि हमारा पहला लेटर भी फिक्स है वो तो जे है, दूसरे पे फोकस करना है, तो जेड के बाद है एक्स पे, कितना घटा है हमने, 2 घटा है, एक्स के बाद है वी पे, फिर 2 घटा है, बी के बाद है टी पे, फिर 2 घटा है, टी से आर पे आए, फिर 2 घटा है,
यानी कि इसके बाद में पी आएगा, दो घटाने के बाद में, तो पी आना चाहिए JP48, ये हमारा पैटर्न होगा। ठीक है, अगला, यदि हमें तालिका दी है 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, हमें पता करना है यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए तो गणित में उसका नया प्रतिशत क्या होगा, जबकि अधिकतम अंक कितने हैं 150। तो ऑलरेडी उसको मिले हुए 60, ये क्या नंबर है, परसेंटेज नहीं है, तो नंबर मिले हुए 60 मार्क्स मिले हुए उसको, कितने से बढ़ाना है 25% बढ़ा देना, यानी कि 60 + 15 75 हो गए मार्क्स, और 75 है 150 में से, तो हमारा जवाब हो जाएगा 50%, ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। ओके, मूल अंकों से 25% बढ़ाना है ना, हाँ हाँ ठीक है, इंक्रीज बाई 25% तो ओरिजिनल मार्क्स, हाँ ठीक, 25% टोटल होता तो अलग फिर जवाब होता है ना हमारा, ओरिजिनल का 25% बढ़ाना है तो हमारा 50% आंसर हो जाएगा। 1 से 200 के बीच, अब ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल सवाल है एग्जाम में, ये डेफिनेटली अगर जिसने भी किया होगा उसको काफ़ी टाइम लगा होगा, ये एक मुश्किल सवाल था। एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दूसरा अच्छा खासा इसमें टाइम लगने वाला है। 1 से 200 के बीच में एक संख्या अध्यक्ष रूप से चुननी जानी है, प्रायिकता क्या होगी यदि एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो या फिर 6 का गुणा जो, 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है 1 से 200 के बीच में जो कि पूर्ण वर्ग हो, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, आखिरी क्या आएगा 14 का जो स्क्वायर है, 14 का वर्ग वो आता है 196। ये कुल 1 से लेकर 14 के वर्ग तक हमारी संख्याएं आएंगी, यानी कुल 14 संख्याएं होंगी जो कि पूर्ण वर्ग होंगी। अब ऐसे 6 के गुणज कितने आएंगे, 6 × 1, 6 × 2, आखिर कितना होगा 6 × 12, 6 × 16 × 96, तो 32, 33 पहुंचेगा, 6 × 33 कितना आएगा 198 आएगा। तो कुल 33 संख्याएं होंगी जो कि 6 की गुणा जाने वाली है, लेकिन इनमें से कुछ संख्याएं दोनों में आएंगी, जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और साथ में 6 का गुणज भी होगा। ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो कि 6 का गुणज हो और उसका परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका पूर्ण वर्ग हो, यानी कि 6 का स्क्वायर हो सकता है, 12 का स्क्वायर, यही दो आएंगे, क्योंकि इसके बाद 18 का स्क्वायर तो 200 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों में आ रहा है, तो कुल संख्याएं होंगी 14 + 33 - 2, 14 + 31, यानी कि 45 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि दोनों में से किसी ना किसी एक ग्रुप में तो पक्का आ रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 45/200, यानी कि 9/40, ऑप्शन सी। अब कितने ऐसे लोग थे तुम में से जिन्होंने इस सवाल को सही अटेम्प्ट किया है, कमेंट जरूर मेंशन करें। एक अच्छा सवाल था, मैं कहूंगा कि इस पेपर के हिसाब से ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित करना है, कैस्केड, कैसल, कैजुअल, कैशू, कैशमेर और कास्टम, इनको एक परफेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, कैस्केड, कैशू, कैशमेर, कैसल, कैजुअल और कास्टम। तो CAS तो सभी में आ रहा है, CAS के बाद में यहाँ पे C आ रहा है और यहाँ पे H आ रहा है। ठीक है, तो कैस्केड सबसे पहले आएगा, तो वैसे भी सब में बना हुआ, यानी नंबर 1 पे आ गया। नंबर 2 पे क्या आएगा, CASH से 2 आ रहे हैं, कैशू और कैशमेर। कैशू पहले आएगा क्योंकि CASH और फिर CSH, ई कैशू और यहाँ पे M, तो नंबर 2 और नंबर 3 कैशू देन कैशमेर, यानी कि ऑप्शन बी तो आंसर नहीं है। अब 2 और 3 हो गए, अब कैशमेर के बाद में क्या आएगा, CAST, कास्ट से कास्ट अवे पहले आएगा नंबर 4, फिर आएगा कैसल और फिर आएगा कैजुअल, कास्ट अवे कैसल कैजुअल, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक जलाशय को अंतर्गम प्रवेश पाइप यानी कि फिलिंग पाइप भर रहा है 18 घंटों में, तो फिलिंग पाइप भर रहा है 18 घंटों में, और जो एम्प्टिंग पाइप है लीक है, लीक इसको खाली कर रहा है 36 घंटे में। लीक क्या कर रहा है, निगेटिव वर्क कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लो, एलसीएम ले लो 18 और 36 का, यानी 36 लीटर अगर कुल जलाशय की कैपेसिटी है, तो फिलिंग पाइप कितना भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है हर 1 घंटे में, और लीक खाली कर रहा है 1 लीटर हर 1 घंटे में। अब दोनों को साथ में हमने काम करवा रहे हैं, कुल 36 लीटर भरना है, कितना समय लगेगा, तो एक कर रहा है 2, एक कर रहा है -1, तो साथ में मिलकर दोनों करेंगे 1 यूनिट काम, 36/1 यानी कि 36 घंटे में पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टूडेंट द्वारा 6 महीने में बेचे गए कुल मोबाइल फोन है हमारे 320, 280 और बाकी संख्याएं दी हैं। पूछा गया मई से जून तक कितने प्रतिशत की कमी आई है। मई में हुआ है 450, जून में हुआ है 390, 60 कम आया है 450 में, 60/450, 6/45 या फिर 2/15, 1/15 होता है 6.66%, तो ये होगा 13.33%, 200/15 13.33%, ऑप्शन डी।
एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं हमें साथ में नहीं खड़ा होना, हमको तुम अलग अलग रखो। तो इस अवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। अगर प्रैक्टिस की होगी ऐसे सवालों की तब कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब कैसे करोगे? 2 व्यक्ति हैं जिनको साथ में नहीं खड़ा रखना। मान लेते हैं हमारे व्यक्ति हैं ABCDEF। अब इनमें से ए और बी को शिकायत है आपस में, वो नहीं साथ में रहना चाहते। तो क्या करेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन कंडीशन हो, ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, जिन पे कंडीशन नहीं है, CDEF तो आपस में उनको कोई शिकायत नहीं, उनको जैसे मन हो वैसे खड़ा करो, तो इन चारों को पहले अरेंज कर लो। CDEF को, इन चारों को पहले अरेंज कर लो। इन चार को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि पहले प्लेस पे CDEF को जब अरेंज करेंगे तो पहले प्लेस पे इसको रखो, 4 में से किसी को रख दो, 4 तरीके हैं। फिर एक को भर दिया, अब दूसरे पे 3 होंगे तरीके, तीसरे पे 2 होंगे, चौथे पे 1 होंगे, तो 4 3 2 1, यानी कुल 4 फैक्टोरियल तरीके आएंगे, 24 तरीके आएंगे इनको रखने के, इनको आपस में बैठाने के। अब इन चार को हमने बैठा दिया, अब ए और बी को बैठाना है। अब सोचो, ए और बी को ऐसे बैठाना है कि वो साथ में ना, ऐसे खड़ा करना है कि वो साथ में नहीं खड़े हों। तो कैसे खड़ा कर सकते हैं कि वो साथ में ना हो? उनके बीच में कम से कम एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए, लेकिन तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो CDEF को जब हमने बैठा दिया है, किसी भी ऑर्डर में बैठाया होगा, अब इसको बिठाने के बाद में अब हम यानी कि एक जो स्पेस है, स्पेसेस देखो ये बीच की, क्योंकि हमें बीच में कम से कम एक व्यक्ति चाहिए, यानी कि हमें जो खाली स्थान है ना, वहीं पे खाली स्थानों की पूर्ति करनी है और एक को बैठाना है खाली स्थान पर। और 6 जो हमारे खाली स्थान बचे, 6 नहीं, कितने बचे? 5। 3 बचे बीच में और 2 बचे किनारों पे, 3 2 5। अब इन 5 में से कोई 2 जगह चुननी है ए और बी को बिठाने के लिए। तरीके होंगे उन 2 जगहों के चुनने के कितने? 5 C2 5 C2। और फिर उन दोनों में बिठाने के 2 तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे। 24 गुणे 5 C2 यानी 24 गुणे 10 गुणे 2, 480 तरीके हमारे हो जाएंगे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 480। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है सवाल को करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि सारे केस निकाल लेते हैं, 6 को बैठाना है, कुल 6 लोग हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाते हैं। टोटल तरीके आते हैं हमारे 6 फैक्टोरियल। अब इसके बाद में वो तरीके घटा दो जबकि ए और बी साथ में बैठे हैं। अब अगर ए और बी को साथ में बिठा रहे हो तो कुल कितने लोग हैं? ए और बी का एक ही ग्रुप आ गया। फिर CDEF, तो कितने तरीके होंगे? 5 कुल ग्रुप हो गए हमारे, 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होते हैं। और इनमें से ए और बी आपस में अरेंज होते हैं 2 फैक्टोरियल तरीकों से। तो ये आ गया 720, 6 फैक्टोरियल 720 माइनस 120 गुणे 2, 720 माइनस 240 विच इज इक्वल टू 480। एक तरीका ये हो सकता था। दोनों में से जिस तरीके में कंफर्टेबल हो वैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। समझ में तरीके दोनों ही आने चाहिए। और अगर PNC प्रोबेबिलिटी सब चीज़ें नहीं किया थोड़ा बहुत बेसिक, तो जरूर ब्रशअप कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा जरूर ब्रशअप कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन। 100 से 199 के बीच में एक संख्या यादृच्छिक रूप से रैंडमली चुनी जाती है, तो प्रायिकता क्या होगी? वह संख्या 2 से विभाज्य हो, उसमें ठीक 2 सम अंक हो। 2 से विभाज्य भी होनी चाहिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। 2 से विभाज्य भी हो और साथ में उसमें ठीक ठीक 2 सम अंक। अब क्योंकि 100 से 199 के बीच की संख्या है, तो हमें ये पता है कि सैकड़े के स्थान पर तो एक ही आएगा। तो क्योंकि 2 सम अंक चाहिए हमें यहाँ पे, तो वो दोनों सम अंक यानी कि जो बचे हुए 2 अंक है वो दोनों के दोनों सम होने चाहिए। वो दोनों के दोनों अंक हमारे सम होने चाहिए। सम अंक क्या होंगे? यानी कि 2 4 6 8 0 होने चाहिए। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास 5 चॉइस है, 2 4 6 8 0 में से कोई भी भर दो। यहाँ भी 5 चॉइस है, 2 4 6 8 0 में से कोई भी भर दो। तो यानी कि 5 तरीके से यहाँ भर सकते हो, 5 तरीके से यहाँ, 5 गुणे 5, 25 ऐसी संख्याएं बनेंगी। 100 से 199 के बीच में कुल संख्याएं कितनी है? 100 है। तो 25 काम की है, कुल है 100, 25 बटे 100 यानी कि 1/4 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। यदि बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं? वर्णमाला के क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो ए आया, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर के, फिर एस, देन टी। ABEKST। अब यहाँ पूछा है कि पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा होगा ई। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला, यदि किसी विशिष्ट कोड में नॉलेज को हम लिख रहे हैं MP4YN2FI2, नॉलेज को लिखा जा रहा है M, फिर P, फिर 4, फिर Y, फिर N, फिर 2, फिर F, फिर I, फिर 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली देखो, K की जगह आ रहा है M, लेकिन 2 आगे बढ़ा दिया, N की जगह आ रहा है P, 2 आगे बढ़ा दिया, O की जगह लिख दिया 4, और फिर ऐसे एक ई की जगह लिखा है 2, फिर ई की जगह लिखा है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो वॉवेल लिखे हुए हैं ना, वॉवेल को हम रिप्लेस कर रहे हैं नंबर से। और कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? ई की जगह 2 लिखा है, ओ की जगह 4 लिखा है। ऐसे ही दूसरे में क्या करें? अफेक्ट में ए की जगह लिखा है 1 और ई की जगह लिखा है 2, देखिए ए का कोडिंग है 1, ई का कोडिंग है 2 और ओ का कोडिंग है 4। मतलब क्या हुआ कि वॉवेल्स हमारे होते हैं AEIOU, यानी कि जो उनका नंबर है वॉवेल्स का 1 2 3 4 5, वही उनका
उस नंबर के हिसाब से उनको नंबरिंग दिया हुआ है। तो कॉन्सोनेंट जो हमारे व्यंजन है उनको दो आगे बढ़ाना है, और जो भी हमारे वॉवल लिखे हैं उनका जो नंबरिंग होगा उसके हिसाब से उनको नंबर देना है। तो टेस्ट में क्या होगा, ई की जगह आ जाएगा तो टी की जगह टी यू वी, और फिर एस की जगह एस टी यू, तो बी टू यू वी, वी टू यू यू हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के महीने में दूसरा शनिवार और सभी रविवार अवकाश है, रविवार सारे अवकाश है और शनिवार सिर्फ और सिर्फ एक ही अवकाश है दूसरा वाला, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे? ठीक है, कितने कार्य दिवस होंगे यहाँ पर उस महीने में? तो शुक्रवार से शुरू हो रहा है महीना हमारा, अगर फ्राइडे 1 तारीख को फ्राइडे है, 1 को फ्राइडे है, कैलेंडर बनाए अगर उस महीने का, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। 1 को फ्राइडे है, 1 2 3 को संडे होगा, फिर 3 के बाद 10 को संडे होगा, फिर 17 को होगा, फिर 24 को होगा, फिर 31 को होगा, यानी कि 5 संडे पड़ गए। और सेकंड फ्राइडे यानी कि 9 तारीख को भी छुट्टी होगा, तो 5 छुट्टी हो गई संडे वाली, एक छुट्टी हो गई सेकंड सैटरडे वाली। ठीक है, तो 31 में से 6 घटा दो, क्योंकि 25 दिन काम के होंगे। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए और 5 की घात 0, 0 फैक्टोरियल, 1 की घात 5 -1 की घात 2, इन सबको संख्यात्मक क्रम में अनुबद्ध करना है, सूचीबद्ध करना है। 5 की घात 0 क्या होगा, ये 1 होगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 की घात 5 भी 1 होगा -1 का, और 2 भी 1 होगा, सारे के सारे 1 हैं। ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, कुछ भी और नहीं करना है। ठीक है, 300 सदस्यों वाला एक क्लब है जिसमें 160 को तैराकी पसंद है, स्विमिंग पसंद है, 140 को साइकिल चलाना पसंद है और 60 को दोनों पसंद है। स्विमिंग पसंद है 160 को, साइकिल पसंद है 140 को, और 60 को दोनों पसंद है। तो अगर 60 को पसंद है दोनों, तो स्विमिंग अकेले पसंद करने वाले कितने होंगे, 100 होंगे, 160 -60। और ऐसे ही साइकिलिंग पसंद करने वाले अकेले कितने होंगे, 140 -60 यानी कि 80। तो सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पसंद करने वाले 100 हैं, सिर्फ साइकिलिंग पसंद करने वाले 80 हैं। 180 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक गतिविधि पसंद है। 180 हमारा जवाब हो जाएगा। हालांकि सवाल ने पूछा क्या है कि कितने ऐसे हैं, कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक है गतिविधि पसंद करता है। 180 हो गए, कुल है 300, 180/300 यानी 3/5, 3/5 हिस्सा ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक गतिविधि को पसंद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है तो मोड़ों के नीचे दिए गए क्रम से गुजरती है, तो अंत में अंतिम दिशा क्या होगी? शुरुआत में है ईस्ट की तरफ, कितना भी लंबा सीक्वेंस दियो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो कि तुम कुछ ऐसे सीक्वेंस होंगे जहाँ पे कि वो वामावर्त जारी होगी, एंटी क्लॉकवाइज जारी होगी, कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ पे कि वो क्लॉकवाइज जारी होगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को प्लस मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लो। तो वो जारी पहले -145, फिर जारी +190, फिर जारी -135, तो माइनस में कितना हुआ, -280, +190 यानी कि ये हो गया -90 डिग्री। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जारी, तो बस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो उसको, तो ये उसकी फाइनल डायरेक्शन हो जाएगी जो कि है नॉर्थ। अंत में वस्तु की अंतिम दिशा होगी नॉर्थ की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री वामावर्त आखिर में मुड़ रही है। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट कोड्स भाषा में स्टोन को लिखा है हमने TSP-MF, ब्रेव को लिखा है CQBUF। स्टोन को लिखा है हमने TSP-MF, ST एक आगे बढ़ाया, TS एक पीछे किया, फिर एक आगे, फिर एक पीछे, फिर एक आगे, यानी +1 -1 अल्टरनेट कर रहे हैं। यही सेम ब्रेव में भी हो रहा है। तो वाइल को क्या लिखेंगे, X, फिर G, +1 -1, J K F, XGJKF। ऑप्शन सी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थानों पर आने वाले अक्षर छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे और बाकी जो है बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। यानी 1 3 5 ACE ये सब के सब छोटे अक्षरों में होंगे और बाकी जो है बड़े अक्षरों में होंगे। तो इस नियम के आधार पर अगस्त के बाद चौथा महीना, अगस्त के बाद चौथा महीना कौन सा होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को कैसे लिखोगे? ठीक है, तो दिसंबर में क्या है, ACE, ये सब तो स्मॉल में होंगे,
अब यहाँ पे साफ साफ देखो आखिरी ऑप्शन दिख रहा है सी कैपिटल में, ये तो आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि सी को स्मॉल में होना है। ऐसे ही ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे तो ठीक है, ECMR बी कैपिटल में आ रहा है, और बी को कैपिटल में होना भी चाहिए, ये सही है। यहाँ भी स्मॉल में आ रहा है, तो ये भी जवाब नहीं होगा, ऑप्शन ए जवाब होगा। कि यहाँ पे बी भी कैपिटल में, डी भी कैपिटल में, आर भी कैपिटल में, बढ़िया चल रहा है, ऑप्शन ए आंसर है। तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन जो गलत हो रहे हैं पहले उनको हटा दो, तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, बजाय कि सब पूरा लिखने के बजाय ऑप्शन जो एलिमिनेट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दो। तो हमारे बी सी डी वैसे ही हट रहे थे, तो ए आंसर होना ही होना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बैलेंस, बैनर, बनाना, बैंड एंड बैंक। तो BALR है, BANR है, BAL सबसे पहले आएगा, तो नंबर 1 पे आ गया बैलेंस, तो वैसे भी देख लिया है। फिर बैन में BAN के बाद में बनाना नंबर 2 पे आएगा, तो बैलेंस के बाद में बनाना, यानी ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ए बी डी हो सकता है। और फिर बनाना के बाद में आएगा BANA के बाद में BAND से पहले कुछ आ रहा है, BND नंबर 3 होगा, बैंड होगा नंबर 3 पे, यानी कि ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बैंड के बाद में आएगा, फिर बैंक आएगा नंबर 4 पे, फिर आएगा बैनर। तो बैलेंस बनाना, बैंड, बैंक, बैंकर, ऑप्शन बी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिपोर्ट सुबह 9 बजे जमा की गई, रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे के बाद में बैठक शुरू हुई, और आखिर में सवाल पूछ भी यही रहा है, बैठक किस समय शुरू हुई थी। 9 बजे रिपोर्ट जमा हुई, 2 घंटे के बाद में बैठक शुरू हुई, 9-2-11, यहाँ भी 9-2-11 किया है, तो ऑप्शन सी जवाब होगा। 11 बजे रिपोर्ट हमारी शुरू हुई। बाकी क्या कहानी लिखी उस समय कौन होता। उस वेन आरेख को पहचाना है जो कि समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। आकृतियां, वृत्त और त्रिभुज, तो वृत्त और त्रिभुज दोनों ही आकृतियां हैं, दोनों ही आकृतियां, तो आकृतियों के अंदर आएगा, और कोई भी वृत्त त्रिभुज तो हो नहीं सकता, यानी कि दोनों बेचारे अलग अलग होंगे। ऑप्शन ए हमारा सही तरीका होगा इसको दिखाने का। तो ये सारे के सारे जो हमारे प्रश्न आए, जितने भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे लगभग 75 क्वेश्चन होंगे जो कि हमने डिस्कस किए। और आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे छोटा सा भी, इतू सा भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मैंशन है। सेशन अगर पसंद आया उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से कर लेना। तो साथ में तुम्हारा कोई अपने एंड पे भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो पूछ सकते हो और कमेंट में जरूर मैंशन कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो @ADITY, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग।